ना थके अभी पैर न हिम्मत अभी हारी है। न थके कभी पैर न हिम्मत अभी हारी है। हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए सफर अब भी जारी है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल हौसला रखिए, हिम्मत रखिए और पढ़ाई बिल्कुल धुआंधार तरीके से कीजिए ताकि रिजल्ट बिल्कुल बम्पर आए। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले साइंस का टॉप 80 क्वेश्चंस वन लाइनर, जो आप लोग अति लघु प्रश्न है। और सिर्फ ये अति लघु नहीं है, आप लोग का ये आप लोग का काम करेगा ऑब्जेक्टिव में, आप लोग का काम करेगा लघु उत्तरीय में, दीर्घ उत्तरीय में, क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट भी मैं बताने वाला हूं। तो 80 बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल देखने वाला हूं और ये आज देख लोगे ना, ठीक है, तो एग्जाम में बहुत ही ज्यादा आपका बहुत हेल्प हो जाए, क्योंकि इससे बहुत सारे सवाल एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन घुमा के आएगा तो भी इससे आएगा और डायरेक्ट आएगा तो भी इससे क्वेश्चन आएगा ही। तो वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। टोटल 80 सवाल इस वीडियो में लोग देखने वाले हैं। ठीक है, 80 क्वेश्चन समझ रहे हो, बहुत ज्यादा होता है। तो और ये सब छोटे छोटे आंसर वाले हैं, मैं साथ में कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा। तो वीडियो को ध्यान से देखना, स्किप नहीं करना, समझने का कोशिश करना। ठीक है, अगर आप रटना चाहते हो तो भैया ये वीडियो छोड़ के जा सकते हो, मैं भी कह रहा हूं। समझना, हर एक चीज को मैं समझाऊंगा ताकि आप लोग एग्जाम में अच्छा नंबर ला सको। ठीक है, चाहे आपका ऑब्जेक्टिव में पूछे या फिर अति लघु में पूछे या फिर लघु उत्तरीय में पूछे, चाहे दीर्घ उत्तरीय में पूछे। ठीक है, ये है एक्चुअली वन लाइन है, छोटा छोटा आंसर वाला। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छा काम आएगा और अति लघु में बहुत अच्छा काम आएगा, लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट होगा ना वो आपका दीर्घ उत्तर में भी काम आएगा। चलो शुरू करते इस वीडियो को। महातांडव वीडियो हमारा पहला सीरीज स्टार्ट होने वाला है और इससे बाहर बिल्कुल कुछ नहीं, सच में देख लेना, इससे काफी सारा सवाल एग्जाम में जरूर पूछे। चलिए शुरू करते हैं। हो चुका है आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी, और जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष जारी। संघर्ष करो, मेहनत करो, आगे बढ़ते रहो। चलो सवालों को देखते हैं। और हाँ, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हर एक वीडियो पाने के लिए और एग्जाम की तैयारी बिल्कुल धुआंधार तरीके से करने के लिए। चलिए 80 सवालों का मातांडव हमारा शुरू होता है। पहला सवाल, लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम लिखिए। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार, अरे भैया वही जो मुंह से टपकता है। तो उसमें दोस्तों टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, ये आ सकता है आप लोग अति लघु में भी या फिर ऑब्जेक्टिव में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शरीर का प्रमुख समन्वयी केंद्र कहाँ है जहां से सब कुछ कंट्रोल होता है? रिमोट कहाँ है भैया हम लोग का शरीर का? तो होता है हम लोग का माथा में जी, मस्तिष्क में, पर पूरे शरीर का समन्वयन केंद्र है। ठीक है, आप देखते हो ना, किसका माथा खराब हो जाता है तो पूरा उसका शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। समझ रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो डीएनए दोस्तों कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है, याद रखना। अब देखो डीएनए से मतलब अगर अति लघु पूछा तो भी आप ये लिख सकते हो ना, डीएनए जो पाई जाती है वो कोशिका के केंद्र में पाई जाती है। लघु उत्तर में कुछ पूछना है डीएनए से संबंधित तो भी लिख सकते हो, पर डीएनए कहाँ पाई जाती है? कोशिका के केंद्रक में पाई जाती है। एक नंबर तो मिल जाएगा ना, समझ रहे हो? तो हर एक चीज को समझो। यहाँ पर जीन कहाँ पाया जाता है? दोस्तों जीन गुणसूत्रों पर पाया जाता है। आप लोगों को पता है कितना गुणसूत्र होता है? 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है। 23 जोड़ा बोलो, 23 जोड़ा बोलो। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो टोटल 46 गुणसूत्र। 23 जोड़ा मतलब 23 गुना 2 तो 46 हो जाएगा। समझ रहे हो? तो ये कहाँ पाया जाता है? जीन कहाँ पाया जाता है? ये गुणसूत्र में पाया जाता है। ठीक है, गुणसूत्र में पाया जाता है। गुणसूत्र कितना होता है? 23 जोड़ा बोलो या फिर 46 बोलो। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ऊर्जा के एक स्रोत का नाम लिखिए। ऊर्जा का कोई भी स्रोत का नाम लिख दो। सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा या जल ऊर्जा, बहुत सारा ऊर्जा है। तो सौर ऊर्जा भी एक ऊर्जा का स्रोत है, पवन ऊर्जा भी ऊर्जा का स्रोत है, जल ऊर्जा भी ऊर्जा का स्रोत है। समझ रहे हो? वाहनों के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? बहुत अच्छा सवाल है और आप लोग जानते भी होंगे। अग्रदीप मतलब आगे का जो हेडलाइट्स होता है ना, उसमें दोस्तों यहाँ पर इस तरह का अवतल दर्पण लगा होता है। ठीक है, यहाँ पर बल्ब लगा होता है, ये वाला तो होता है अवतल दर्पण होता है। याद रखना, अवतल दर्पण वाहनों में लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस प्रकार के लेंस का उपयोग करते हैं? छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए तो कौन सा लेंस चाहिए आपको? छोटा अक्षर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, समझ रहे हो, तो उत्तल लेंस का जरूरत पड़ता है आपको। छोटा अक्षर दिखाई दे रहा है मतलब क्या? सामने का वस्तु आपको नहीं दिखाई दे रहा है। छोटा अक्षर आप पढ़ रहे हो, ठीक है, छोटा छोटा लिखा हुआ है, सामने रख के पढ़ रहे हो, बहुत दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, दूर का वस्तु चलो ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। तो सामने का वस्तु दिखाई नहीं दे रहा है, पर दूर का वस्तु दिखाई दे रहा है, मतलब कौन सा दृष्टि दोष? दूर दृष्टि दोष। इसको ठीक करने के लिए उत्तल लेंस चाहिए आपको भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, सामान्य नाक के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। द फेमस क्वेश्चन से आप सभी के लिए एग्जाम में छप सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभवांतर कैसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट मीटर। दोस्तों इसमें से काफी सारे क्वेश्चंस आप लोगों को पता भी होगा, जो नहीं पता है उनका रिवीजन उनको जान जाइएगा, जो पता है उनका ताबड़तोड़ तरीके से रिवीजन हो जाएगा। इसलिए एक भी सवाल मिस मत करना, हर एक सवाल आप लोग एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कोई वीडियो छोड़ दो यार, कोई क्वेश्चन और वही क्वेश्चन एग्जाम में आए तो फिर दिक्कत हो जाएगा। दिष्ट धारा के एक स्रोत का नाम लिखिए। दिष्ट धारा मतलब डायरेक्ट करंट का स्रोत क्या होता है? शुष्क सेल होता है, बटन सेल होता है, लेड बैटरी होता है। देखते हो ना, जो बैटरी आप लोग घड़ी में लगाते हो, जो बैटरी आप लोग फोन में लगता है, जो बैटरी आपका मोबाइल में मोबाइल बोल रहे हैं, हाथ का घड़ी में लगता है, इस सारी का शुष्क सेल है, बटन सेल है, लेड बैटरी है। तो ये सब दोस्तों दिष्ट धारा के स्रोत है। ठीक है, डायरेक्ट करंट के स्रोत है। श्वसन कैसी अभिक्रिया है? तो दोस्तों श्वसन को हम लोग अपचयन अभिक्रिया भी बोल सकते हैं या फिर उष्माक्षेपी अभिक्रिया ही बोल सकते हैं। सर उष्माक्षेपी क्यों? क्योंकि सांस लेते हो तभी तो ऊर्जा मिलती है। 5 मिनट सांस बंद करके देख लो क्या हो जाएगा। पर 5 मिनट के बाद छोड़ो, 1 मिनट बंद करके देखो ना, सारा ऊर्जा बाहर निकल जाएगा। समझ रहे हो? तो सांस लेते हैं तभी तो ऊर्जा मिलता है। और अपचयन दोस्तों, ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अपचयित हो जाता है, मतलब अपचयन होता है। ठीक है, तो अपचयन भी हो जाए, उष्माक्षेपी भी हो जाए, याद रखना।
ठीक है, इसी ऑक्सीजन को तोड़ता है। नेक्स्ट, उदासीन विलयन का पीएच मान, तो याद रखना उदासीन का दोस्तों होता है 7, अगर अम्लीय विलयन बोले तो 7 से कम, अगर क्षारीय विलयन बोले तो 7 से ज्यादा, याद रख लेना। और नेक्स्ट क्वेश्चन, लेड एवं टीन की एक मिश्र धातु का नाम लिए, काफी महत्वपूर्ण सवाल है। लेड और पीबी यानी लेड और टीन यानी पीबी और एसएन का जो होता है वो सोल्डर हो जाता है, ठीक है, इसको बोल सकते हैं पीबी प्लस एसएन, ये सोल्डर मिश्र धातु होता है। और अगला सवाल देखेंगे हम लोग क्या है, एल्काइन का सामान्य सूत्र जो है दोस्तों, इससे 3 सवाल निकलकर सामने आता है। एक तो एल्काइन का आ सकता है, या फिर एल्केन का आ सकता है, या फिर एल्किन का। एक सवाल एग्जाम में छपने की प्रबल संभावना है, अच्छे से जान लीजिए। एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2, और सर एल्केन का क्या होता है, तो एल्केन का होता है दोस्तों CnH2n+2, ये एल्केन का हो गया, याद रख लो। ये किसका हो गया, ये एल्केन का हो गया। एल्किन का लिखोगे तो हो जाएगा CnH2n हो जाएगा, सिंपल सा। और अगर एल्काइन का लिखना चाहोगे तो हो जाएगा CnH2n-2। बस 3 फॉर्मूला याद रखना, एक हो तो आपका आना ही आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकल जीव प्लाज्मोडियम में, ठीक है, किस विधि द्वारा जनन होता है, ये दोस्तों बहुखंडन होता है। प्लाज्मोडियम में क्या बहुत भागों में भिन्न भिन्न छिन्न भिन्न हो जाता है, टूट जाता है प्लाज्मोडियम। अगला सवाल है, किस हार्मोन की अधिकता से रक्त में कैल्शियम की मात्रा अधिक बढ़ जाती है। दोस्तों किस हार्मोन की अधिकता से रक्त में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है, तो पैराथायरोक्सिन हार्मोन इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। किस हार्मोन की अधिकता से रक्त में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है, तो पैराथायरोक्सिन हार्मोन, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी एक उभयलिंगी जंतु का नाम लिखिए। उभयलिंगी जंतु का नाम बोलना है तो केंचुआ, याद रख लेना, आ सकता है, बहुत बढ़िया सवाल है। किसी स्थान की जैविक विविधता का एक आधार क्या है, पर्यावरण। जैविक विविधता मतलब विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, उनमें भिन्नता पाई जाती है, उसका आधार क्या है, मेन चीज क्या है, पर्यावरण ही तो है। पर्यावरण में तो सभी चीज रहते हैं, हम रहते हैं, जीव जंतु रहता है, सब कुछ पर्यावरण में ही है। जो भी विविधता है कहाँ पर है, पर्यावरण में है, समझ रहे हो। पर्यावरण मतलब क्या, जो हमारे आसपास के जो भी हमारे जहां तक नजर जाएगा सब पर्यावरण है भैया। पेड़ पौधे, ये फूल खुशबू, ये जमीन, या ये पेड़ पौधे, ये सारी जगह आपस जहां जहां आपका घूम रहे हो सब पर्यावरण ही है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्ता त्रिज्या दे दे 32 सेंटीमीटर, तो क्या आर बराबर, और ये काफी फेमस सवाल है, इससे एक सवाल तो आना ही आना है। तो आर बराबर कितना है सर, 32 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, फोकस दूरी, तो एफ इक्वल टू क्या होता है, एफ इक्वल टू r/2 हो जाता है। तो r/2 यानी 32/2 हो जाएगा, काट दो इसको, कट जाएगा 16 बार में, तो 16 सेंटीमीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलो 1 नंबर मिल गया। आगे देखो, H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O किस प्रकार की अभिक्रिया आती है। देख रहे हैं दोस्तों, दो को चीज मिलकर एक बना रहा है तो संयोजित हो रहा है, मतलब संयोजन अभिक्रिया है। अगर एक चीज मिलाकर दो बनाता तो वियोजन होता, तो वियोजन अभिक्रिया होता। अगला सवाल है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस रहता है। जी हाँ, आपके अपना आंख में, सर हमारी आंख में भी लेंस है क्या, जी हाँ, तभी तो आप वस्तु को देख पाते हो अच्छे तरीके से, तो वो होता है उत्तल लेंस, याद रख लेना, हमारे आंख में उत्तल लेंस होता है। संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, बिल्कुल इससे भी सवाल आ सकता है कि कौन सा फूल में कौन सा फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो संतरा में दोस्तों साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। मैक्सिमम खट्टे फलों में, संतरा बोलो, आंवला बोलो, ठीक है, ये सब में दोस्तों आप लोग का साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू बोलो, ये सब साइट्रिक अम्ल होता है। विद्युत धारा को किस यंत्र से मापते हैं मेरे भाई, तो विद्युत धारा को किससे, जी हाँ, आमीटर बोलो, एमीटर बोलो, इसको आमीटर भी लिख सकते हो, एमीटर भी लिख सकते हो, से मापा जाता है। एक अधातु का उदाहरण देना जो द्रव अवस्था में होती है। द्रव अवस्था में कौन होता है, ब्रोमीन। और याद रखना, अगर यहाँ पर धातु अधातु ना लिखे, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, अधातु बोलेगा तभी ब्रोमीन लिखना, अधातु होता है तो क्या होता है, पारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसी युक्ति का नाम बताइए जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो विद्युत मोटर किसका काम है, विद्युत मोटर का काम है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देना। वहीं अगर पूछता कि एक ऐसी युक्ति का नाम बताइए जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो आप लोग देखेंगे शादी पार्टी में घर के बाहर लगाते हैं जनरेटर, हाथ से घुमाते हो हैंडल, घूमता है भट 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 करके, और क्या होता है, सीधा घर का लाइट जल जाता है, मतलब विद्युत ऊर्जा मिल गया। तो क्या आप वहां पे हाथ से घुमाए, आप फ्लाई व्हील घूम रहा है, फट 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 घूम रहा है, अंदर में एक फाइल घूमता रहता है, ठीक है, वो घूम रहा है, यांत्रिक ऊर्जा हो रहा है, सीधा कन्वर्ट होकर कहां जा रहा है, आपके घर का लाइट जल जा रहा है, ग्लो हो जा रहा है। तो क्या यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा मतलब जो हम लोग ऊर्जा लगता है, हाथ से जो ऊर्जा लगा रहा है, मशीन जो घूम रहा है, और विद्युत ऊर्जा बल जल गया, विद्युत ऊर्जा हो गया। आगे सवाल है हमारा, परिकार्यात्मक समूह COOH का नाम बताइए। ये दोस्तों होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। और सिर्फ COOH ही नहीं, आप OH भी जान लेना, आप CO भी जान लेना, ठीक है, और कुछ बचेगा, और आप CHO भी जान लेना। सभी का नाम क्या है कमेंट सेक्शन में छाप देना, ठीक है, पता है कि नहीं है इसका, चलो बता देता हूँ। OH दोस्तों अल्कोहल का होता है, CO होता है कीटोन का, और CHO होता है एल्डिहाइड का मेरे भाई। और आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्या क्या सोच रहे हो, जी हाँ, इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में आने वाला है।
सौर पैनल बनाने में किस धातु को उपयोग किया था? अब देखते हो ना कि सौर पैनल गांव-गांव में लगा दिया जाता है, एक बल्ब लगा दिया जाता है, तो उसमें कौन सौर जो पैनल हो जो ऊपर में लगा था छत्ता टाइप का, उसमें कौन सा धातु रहता है? उसमें दोस्तों याद रखना सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसका? सिलिकॉन का। 28 नंबर सवाल है, प्रोटीन के यौगिक से के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व अनिवार्य है? प्रोटीन के यौगिक के संश्लेषण के लिए ग्लूकोज अनिवार्य है, याद रखना ग्लूकोज। ठीक है, नेक्स्ट, समान जीन संरचना वाले जीवों को क्या कहते हैं? जिसमें समान जीन होता है उसे क्लोन बोलते हैं। सेम टू सेम डिट्टो क्लोन हो जाएगा। गुणसूत्र XY तथा XX के नामों से जाना जाता है। तो देखियो XY को दोस्तों लिंग गुणसूत्र बोलता है और XY जो होता है उसे अलिंग गुणसूत्र बोलते हैं। दोस्तों यहाँ पर XY जो है वो पुरुष गुणसूत्र भी उसको बोल सकते हैं और XY को सॉरी एक मिनट यहाँ गलती होगी, यहाँ XX को लिंग गुणसूत्र, यहाँ XX जो है ना वो लिंग होता है और XY को अलिंग हो जाता है। ठीक है, या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हो जो XX यहाँ XX लिखना, XX को मादा गुणसूत्र बोल सकता है और XY को पुरुष गुणसूत्र भी बोल सकते हो, या फिर XX को सम गुणसूत्र बोल सकते हो, XY को विषम गुणसूत्र भी बोल सकते हो। समझ रहे हो? भारत में बड़े बांधों की आवश्यकता को किन लोगों ने विकसित किया था? बड़े बांध मतलब क्या? जो डैम लगाया जाता है वो किसने विकसित किया था? अंग्रेजों ने किया था। और आगे सवाल है क्या कि AB प्लस सी डी गिव्स AD प्लस CB। देखो क्या होता है, ये A जो है ये क्या ले लिया, ये A जो है इसका D को ले लिया, AD कर लिया, और B जो है इसका C को ले लिया, BC कर लिया। मतलब क्या एक दूसरे का जो है उस तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर दे रहा है। मतलब ये कौन सा विक्रिया होता है? द्विविस्थापन विक्रिया होता है ना मेरे भाई। तो द्विविस्थापन विक्रिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अगला सवाल है, मानव नेत्र के उस भाग का नाम बताइए जिस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। और ये तो आप लोग बच्चा बच्चा बोलेगा, रेटिना उत्तर आएगा। रेटिना या फिर दृष्टिपटल, जो भी लिखा रहे, रेटिना लिखे या फिर दोस्तों दृष्टिपटल लिख ले, जो भी लिखे दृष्टिपटल, दोनों उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, दृष्टिपटल ये भी उत्तर सही है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कठोर जल को मृदु बनाने में किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो याद रखना सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, दैट इज Na2CO3। ठीक है, और दोस्तों इसका जो क्रिस्टल फॉर्म में होता है Na2CO3.10H2O भी हो जाता है। तो ऑप्शन में जो रहेगा उसको मारना। ठीक है, अगर दोनों रहे सर, ये वाला भी रहे और ये वाला भी रहे, तो इसको मारेंगे, तो इसको मार देना। D10H2 ही ज्यादा एक्यूरेट है। तांबा एवं जस्ते की मिश्र धातु का क्या नाम है? पीतल। कैसे पीतल? जी हाँ, पीता, जी से याद रखना, ता से तांबा, जी से जिंक यानी जस्ता, बन जाएगा जी पी से पीतल। तांबा जिंक मिला के पीतल बना। ठीक है, तांबा मतलब कॉपर, जिंक मतलब जस्ता, पीतल मतलब पीतल होता है। आगे देखो, किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर को किस प्रकार से संयोजित किया जाता है? याद रखना, वोल्टमीटर को दोस्तों हमेशा समांतर क्रम बोलो या फिर पार्श्व क्रम बोलो, दोनों सही बात है, इसमें संयोजित किया जाता है। जैसे मान लो यहाँ पे एक प्रतिरोध है, वोल्टमीटर कैसे कनेक्ट करोगे? तो ऐसे करके तार निकालो, यहाँ वोल्टमीटर कनेक्ट कर दोगे, ये हो जाएगा। आमीटर इसी तार में कहीं पर छेदा करके जोड़ दिया जाता है, आमीटर। ठीक है, तो आमीटर तो श्रेणी क्रम में जुड़ता है, बट वो वोल्टमीटर जो होता है हमेशा दोस्तों पार्श्व क्रम में ही जुड़ता है, याद रखना। विद्युत परिपथ तथा साधित्रों में, ठीक है भैया, विद्युत परिपथों तथा साधित्रों में सामान्यतः उपयोग होने वाले एक सुरक्षा उपाय का नाम लिखिए। तो सुरक्षा उपाय मतलब क्या? जब ज्यादा करंट आता है, ज्यादा वोल्टेज आता है तो लाइन कट हो जाता है। क्यों? क्योंकि विद्युत फ्यूज काम कर लेता है, फ्यूज हो जाता है, फ्यूज हो जाता है, तो क्या हो जाता है? तार कट जाएगा ना, तो फिर पूरे घर का जितना सारा सामान आपका AC TV फ्रिज फट सब बच जाएगा, क्योंकि करंट ही बंद हो जाएगा, आगे करंट ही नहीं जाएगा। हमारा अगला सवाल है दोस्त, एल्केन का सामान्य सूत्र जो आपको पहले ही बता चुके हैं, CnH2n+2। पवन चक्की से उपयोग प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग कितना होना चाहिए? तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए, याद रखना। प्राग नलिका का विजंट की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन है? तो ये रसायनुवर्तन है, याद रखना। प्राग नलिका का विजंट की ओर वृद्धि करना रसायनुवर्तन है। ठीक, और अगला सवाल है, चिपको आंदोलन का संबंध गढ़वाल के किस गांव से? आपको ये बताना है चिपको आंदोलन किससे संबंधित था। ठीक है, कमेंट करके बोलना। तो किस गांव से है? ये खेजरी गांव से है। और चिपको आंदोलन किस लिए चलाया गया था? आप लोग कमेंट करके बोलना अगर आपको आता है तो, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। किसी दर्पण से आप चाहे कितने भी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण कौन सा है? उत्तर दे दो। तो दोस्तों कौन दर्पण? आप उत्तल दर्पण के सामने या फिर समतल दर्पण के सामने कितने भी दूर खड़े हो जाए ना, आप देखे होते कि बाइक से पीछे कितने भी दूर कोई खड़ा होता है सीधा ही दिखता है। समतल दर्पण जिसमें मतलब प्यारा सुबह उठ के चेहरा देखते हो, ठीक है, या फिर कोई चेहरा नहीं भी देखता होगा, लेकिन वो क्या होता है? हमेशा सीधा बनाता है। कभी भी बनाता है क्या उल्टा? नहीं। तो उत्तल दर्पण बोलो या समतल दर्पण, दोनों हमेशा सीधा बनाता है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र हो जाए CaOCl2। ये होता है विरंजक चूर्ण, याद कर लेना, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है।
और आगे बढ़ेंगे दोस्तों, किलोवाट घंटा किसकी राशि का मात्रक है? किलोवाट घंटा दैट इज किलोवाट घंटा, किलोवाट आवर बोलते हैं इसको, किलोवाट आवर। ये दोस्तों होता है व्यावसायिक मात्रक ऊर्जा का, जी हाँ, विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक होता है किलोवाट घंटा। एक किलोवाट घंटा मतलब होता है दोस्तों एक यूनिट, एक यूनिट, एक यूनिट, याद रखना। इस्पात कौन सी अधातु, इस्पात में कौन सी अधातु स्थिर रहती है? देखिए इस्पात में तो लोहा रहेगा ही, लेकिन अधातु कौन सा रहता है? तो दोस्तों यहाँ पर ये देखो अलार्म बज रहा है, छोड़ो बंद करो, ठीक है, आप लोग अलार्म बजा के रखना, मैं चलो। हाँ, इस्पात में कौन सी अधातु स्थिर रहती है? तो ये कार्बन हो जाएगी, याद रखना, ठीक है। अधातु कौन सा रहता है? कार्बन अधातु है। विद्युत चुंबक क्या है? तो ऐसा चुंबक जिसमें चुंबकत्व उतना ही समय तक विद्यमान रहता है जितने समय तक उसमें विद्युत धारा प्रवाहित रहती है, उसे विद्युत चुंबक बोलते हैं। मतलब क्या? जिसमें करंट फ्लो होगी, मान लो ये तार है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, देखिए आसपास चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं विद्युत चुंबक। कब तक रहेगा? जब तक धारा जाएगी तब तक चुंबक जैसा बिहेव करेगा, धारा खत्म तो भाई चुंबक ही बिहेव खत्म। आगे बढ़ो, एल्कीन का सामान्य सूत्र समझा दिए हैं, CnH2n। आगे क्यों बढ़ो, एड्रेनलिन हार्मोन किस अंग पर सीधे कार्य करता है? तो एड्रेनलिन हार्मोन दोस्तों सीधे रुधिर पर कार्य करता है। कहां पर? रुधिर यानी कि रक्त पर कार्य करता है। किसी विशिष्ट अनुवांशिक पदार्थ के अंदर प्रोटीन संश्लेषण की सूचनाएं कुटबद्ध रहती है। किसी विशिष्ट किस विशिष्ट अनुवांशिक पदार्थ के अंदर प्रोटीन संश्लेषण की सूचनाएं कुटबद्ध रहती है? याद रखना, कौन सा विशिष्ट अनुवांशिक पदार्थ के अंदर प्रोटीन संश्लेषण की सूचनाएं कुटबद्ध रहती है? तो ये हो जाएगा डीएनए में, ठीक है, कहां पर? डीएनए में। आगे बढ़ेंगे, एक दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दर्पण की वक्ता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आर बराबर निकालना है, सेम क्वेश्चन है, आर बराबर आपको एक दिन बता दिए क्या होता है, एफ इक्वल टू होता है r/2, या फिर आप लिख सकते हो आर बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना एफ हो जाएगा, तो 2f। सिंपल सा ये वाला फॉर्मूला बैठाओ और यहाँ से आप आर निकाल के मुझे कमेंट करके जरूर बताना 49 नंबर का क्या होगा। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का। किसी विद्युत परिपथ में एमीटर को किस क्रम में सम्मिलित करता है? तो आमीटर को दोस्तों हमेशा श्रेणी क्रम में प्रयोग करता है। देखो आप बोलोगे सर ये लघु दीर्घ उत्तर में काम नहीं आएगा, दीर्घ उत्तर में बोल देगा कि आमीटर और वोल्ट मीटर अंतर बताओ। तो एक तो आपको पता चल गया ना कि आमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, और आपका वोल्ट मीटर को पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं। आमीटर से क्या मापते हैं? अभी हम बताए धारा मापते हैं। वोल्ट मीटर से क्या मापते हैं? वोल्ट मीटर से वोल्टेज मापते हैं। 2 का अंतर पता चल गया ना। तो मान लो ये 3 नंबर में लिख दिया, तो 3 नंबर वाला तो लिख ही दोगे, हो ही गया 2 अंतर। तो क्या है यार, समझ लो, बस समझना जरूरी है, मैं इसलिए कह रहा हूं। तांबा और टीन के मिश्र धातु क्या कहते हैं? तो इसको सोल्डर बोलते हैं, ठीक है, सोल्डर बोलता है, या कांसा शायद इसी को बोलता होगा, कांसा। नेक्स्ट है CH3CO, C2H5 में उपस्थित प्रकार्यात्मक समूह। ये देखो ना बीच में क्या छुपा हुआ है, कोटीन नहीं, कीटोन, ठीक है। CO मतलब कोटीन नहीं होता, कीटोन होता है। CO से याद रखना, CO को से कीटोन। उस पादप हार्मोन का नाम लिखिए जो पतझड़ को उत्प्रेरित करता है, यानी वृद्धि को बढ़ाता है। पतझड़ को उत्प्रेरित करता है यानी वृद्धि को बढ़ाता है, पेड़ पौधों की वृद्धि को बढ़ाता है। ऑक्सिन जो पेड़ की डोगाठों में होता है, याद रखना, ये पेड़ पौधा है, मान लो अब यहाँ पे डोगाठो है ना, अब यहाँ पत्ता है, कोची कोची पत्ता सब रहता है। अब बकरी आके इसको खा जाता है ना, तो इसका वृद्धि अवरुद्ध हो जाता है। भाई साहब वो ऑक्सीजन को ही आके खा गया, तो पेड़ पौधा फिर बढ़ता नहीं है, ठीक है। बहुत वक्त लगता है, फिर ऑक्सीजन तैयार करेगा, बढ़ने में बहुत दिक्कत होता है, फिर समझ रहे हो। इसलिए डोगाठों में ऑक्सीजन होता है और इसी कारण ठई से बढ़ जाता है, पूरा बढ़ जाता है, पूरा बढ़ जाता है। आगे देखो, यष्ट कोशिका में किस विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है? ईस्ट में दोस्तों, अभी मैंने आप लोग बताया मुकुलन। जी हाँ, ईस्ट में या फिर हाइड्रा में क्या होता है? मुकुलन होता है। चिपको आंदोलन कब प्रभावित किया? चिपको मतलब पेड़ पौधे से जाके चिपक जाओ, 1970 में आरंभ हुआ था। अगला सवाल है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी अथवा वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध को लिखिए। तो फोकस दूरी जो होता है ना दोस्तों, एफ जो होता है ना, ये आपका क्या होता है? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, आर का क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है Na2CO3.10H2, आपको पता है, वाली बताएं हम। विद्युत आवेश का ऐसा मतलब क्या होता है? तो दोस्तों विद्युत आवेश का कूलम होता है, कूलम होता है। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो दोस्तों विद्युत धारा जो उत्पन्न करता है उस युक्ति को क्या बोलते हैं? उसको डायनेमो बोलते हैं या फिर विद्युत जनित्र बोलते हैं। विद्युत जनित्र ही नहीं, यांत्रिक ऊर्जा से क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, यानी विद्युत धारा पैदा कर देता है। समझ गया ना। आगे बढ़ेंगे, आंख के रंगीन भाग को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आइरिस या परितारिका। 60 सवाल हो चुका है और सिर्फ 20 सवाल बचा है। आप लोग जरूर कमेंट करके बोलना कि 80 में से आपको कितना आता था, 80 में से आपको कितना आता था, हर एक बच्चा कमेंट करके बोलेगा, ठीक है। चलो भैया आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ जाओ। 61 नंबर देखो, किसी गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या पर फोकस दूरी में, किसी गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी, यहाँ पर और होगा, ठीक है, यहाँ पर भैया और होगा, पर नहीं होगा, और होगा। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है? तो R इक्वल टू होता है 2F, या फिर E भी कह सकते हो, F इक्वल टू होता है R/2। ओके, आगे बढ़ेंगे। लेंस की क्षमता का ऐसा मतलब क्या होता है? तो ये होता है डायोप्टर, और जिसको हम लोग बड़ा D से सूचित करते हैं। आगे बढ़ेंगे,
निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? ये होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। बहुत बढ़िया सवाल है। 3 × 10⁸ ऐसा मीटर पर सेकंड, याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन कितना होता है? आवर्धन दोस्तों समतल दर्पण का हमेशा +1 होता है, हमेशा +1। ठीक है, कैसे सर? m = अगर -v/u करोगे, ठीक है, तो क्या दिक्कत है? जितना दूरी प्रतिबिंब का होता है उतना, जितना दूरी बिंब का होता है, मतलब जितना दूरी से आप खड़े हो उतना ही दूरी पर आपका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, यू तो हमेशा माइनस में होता ही, और भी इधर है इसलिए प्लस में हो जाएगा, तो माइनस कट जाएगा, और यू भी सेम होगा, तो एक आपका हो जाएगा, यानी +1 होता है इसका आवर्धन। आवर्धन दिखाता है कि कोई वस्तु कितना गुना लंबा है। अगर 2 होता है तो 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब बड़ा होगा। अगर किसी का आवर्धन 3 है तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा 3 गुना बनेगा। समझ गए? किसी लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? आपको लेंस की क्षमता P को दे दिया, 2 डायोप्टर है, ऐसे लिख सकते हो। F निकालना है ना, तो F को लिख सकते हो 1/P, यानी कि 1/2, यानी कि 0.5 हो जाएगा, 0.5। और ये जो आता है मीटर में आता है, आपको अगर लिखना है सेंटीमीटर में तो 0.5 × 100 कर देना, आपका हो जाएगा 50 सेंटीमीटर आंसर। समझ गए? और आगे बढ़ेंगे अब। 66 तारों का टिमटिमाना किसका उदाहरण है? तारों का टिमटिमाना दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन यानी कि तारे से जो किरण निकल कर आती है वो कई जगह पर टकराई, कई धुलकन होते हैं, यहाँ टकराई इधर मुड़ गया, यहाँ टकराई इधर मुड़ गया, यहाँ टकराई इधर मुड़ गया, मतलब टकरा के इधर उधर मुड़ के, इधर उधर मुड़ के लास्टली हम लोग आंखों तक पहुंचता है, और इसलिए दोस्तों टिमटिमाते हुए प्रतीत आते हैं। स्वच्छ आकाश का नीला रंग दिखाई देता है, इसमें कौन सा कारण निहित है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन का नीला रंग जो दिखाई देता है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही होता है। अगला सवाल है, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों उसका धारा ऐसा मात्रक होता है एम्पियर। याद रखना, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। और विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। आवेश का ऐसा मात्रक कूलम होता है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है, बिल्कुल होता है। ओम का वैसे भी लिख सकते हो, हिंदी में लिखना है तो ओम लिखना, ओकार ओम, या फिर इस प्रकार से लिख सकते हो। समझ गए? उल्टा लोटा बना देना। विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक पहले ही बताएं, किलोवाट आवर। विद्युत धारा उत्पन्न करने लिखते क्या होता है? विद्युत रिपीटेड है, पहले ही बताया। चलो 14 में देखो, लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? दोस्तों लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान अचानक रूप से बढ़ जाता है। ठीक है, लघुपथन मतलब जो शॉर्ट सर्किट होता है, शॉर्ट सर्किट जब होता है ना, पूरा हैवली रूप से वोल्टेज बढ़ जाता है, और हर एक चीज जो घर में रहता है ना, सब कुछ डैमेज करता है, फ्यूज फाज करता है, उड़ा देता है। समझ रहे हो? तो क्या होता है लघुपतन? वो बोलता है ना शॉर्ट सर्किट हो गया। ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट मतलब एक्चुअली में वोल्टेज जो होता है, वोल्टेज नहीं कहता हूँ, करंट बोलो, करंट बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाता है। ठीक है, तो धारा का मान क्या होता है? लघुपतन में बढ़ जाता है। फ्लेमिंग के बामस नियम से धारा, बल एवं क्षेत्र में से किसकी दिशा अंगूठे द्वारा संकेत है? अंगूठे द्वारा दोस्तों बल की दिशा संकेत होती है। फ्लेमिंग का 3 अंगुली है। ठीक है, एक जो होता है अंगूठा होता है, एक तर्जनी होता है, एक मध्यमा होता है ना। तो जो अंगूठा है कौन क्या संकेत करता है? ये दोस्तों आप लोग का क्या क्षेत्र, ये बल की दिशा को इंगित करता है अंगूठा। ठीक है, नेक्स्ट देख सकते हो क्या है, 76 नंबर क्या बोल रहा है? सौर भट्टियों में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया था? सौर भट्टी में दोस्तों अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्योंकि उसका लाइट केंद्रित एक जगह पे केंद्रित होकर काम करता है, खाना को गर्म करके पका देता है। अगला सवाल है, किसी विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को किस प्रकार जोड़ा जाता है? तो समांतर क्रम में बोलो या पार्श्व क्रम में बोलो। उस नियम का नाम लिखिए जिससे किसी चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात किया जाता है। ठीक है, कोई चालक है इस प्रकार से सीधा ये धारा बह रहा है, इसकी दिशा हम कैसे दिखा लेंगे? तो इसका दक्षिण हस्त नियम से हाथ पकड़ के इसको घुमाओगे, इस प्रकार से पकड़ लोगे और इसको घुमाओगे तो पता चल जाएगा किस दिशा में है धारा की मान। अगला सवाल है, विद्युत मोटर किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो विद्युत मोटर दोस्तों आपको पता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। कैसे सर? विद्युत मोटर आपका फैन में लगा होता है, यहाँ पर बोर्ड है, बोर्ड से इलेक्ट्रिक एनर्जी लिया, सीधा फैन को यहाँ पर घुमा दिया, यानी कि ये इलेक्ट्रिक ऊर्जा था उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया, सॉरी इलेक्ट्रिक एनर्जी था उसको मैकेनिकल एनर्जी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया विद्युत ऊर्जा। और अंतिम सवाल है, व्यंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? और ये आप सभी के लिए होमवर्क है, कमेंट करके जरूर बोलना, बहुत आसान है, और शायद अगला वीडियो आप लोग पूरा ध्यान से देखेंगे तो वीडियो में भी मैंने बताया था इसका सूत्र। चलिए कमेंट करना। और ये दोस्तों 80 सवाल आप लोग, 80 सवाल ही नहीं, इसके बदले कई सवाल आप जान चुके हो आज, कि हर एक चीज़ का एक्सप्लेन किया है, किस सवाल में और किस किस प्रकार के सवाल पूछे जा सकता है, हर एक चीज़ को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो बस अच्छे से पढ़िए, धुआंधार तक इस एग्जाम की तैयारी कीजिए। ठीक है, मेरी सारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है, एग्जाम बहुत बढ़िया जाएगा, बस इस प्रकार से मेहनत करते जाइए। चलिए तो लव यू ऑल, थैंक यू, इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।